केंद्र में ही क्या होता है, सर्वप्रथम विभाजन होता है। जस्ट लाइक मान लीजिए ये कोशिका है, यहाँ इसका एक केंद्र है, तो विभाजन कहाँ से शुरू होता है, केंद्र से होता है, जिसको केंद्रियोकाइनेसिस बोलते हैं, केंद्रक विभाजन। उसके बाद जब यह विभाजित हो जाता है तब इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसका विभाजन होता है, जिसको साइटोकाइनेसिस कहते हैं, और दोनों टूट के दो भागों में बंट जाता है, जिसको हम लोग विभाजन कहते हैं। तो द्विविभाजन भी इस तरह से होता है। तो देख लीजिए, तो कोशिका की उत्पत्ति में, किसमें, कोशिका की उत्पत्ति में मुख्य भूमिका किसका होता है, केंद्र का। ठीक है, तो ये ऊपर से लेके नीचे तक एक बार देख लो कि आज का जो टॉपिक है हम लोगों का क्या है, कोशिका सिद्धांत है। ये किनके द्वारा दिया गया था, प्लेटेट एंड स्वान के द्वारा। आप लोग से एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कोशिका सिद्धांत किन्होंने दिया था, ठीक है, ये किसके द्वारा दिया गया था। बस कोशिका सिद्धांत क्या है वो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आप जानकारी के लिए इन सब चीजों को अपने दिमाग में रखें। कोशिका सिद्धांत का अपवाद, कोशिका सिद्धांत का अपवाद क्या है, इस चीज को हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। तो कोशिका सिद्धांत का अपवाद देख लीजिए क्या है। ठीक है, पारंपरिक अर्थों में कोशिका का सिद्धांत एक सिद्धांत ही नहीं वरन एक क्या तथ्य, विषाणु कोशिका सिद्धांत का अपवाद है, क्योंकि इसमें कोशिका नहीं होती है एवं सर्वथा संक्रामक परजीवी के रूप में ये होते हैं, जबकि विलगित अवस्था में निर्जीव होते हैं। विषाणु ऐसे प्रारंभिक सूक्ष्म जीव है जो कि कोशिका की अवस्था तक नहीं पहुंच सके। देखिए, कहने के लिए ये चीज है कि विषाणु जो है वह कोशिका नहीं है, ऐसा नहीं है, कोशिका है, लेकिन कोशिका के लिए जितने कोशिकांग चाहिए, एटम्स उसका कंपोनेंट चाहिए, संगठक चाहिए, ये सारी चीजें इसमें नहीं पाई जाती है। जैसे झिल्ली, समझ रहे हैं, तो ये सब चीज इसके अंदर नहीं पाया जाता, इसलिए ऐसा कहा जाता है। इसकी खूबी क्या है या इसका समझ लीजिए कि दोष क्या है। जैसे यह इन्वायरमेंट में मूव कर रहा है, यह निर्जीव है, जैसे ही सजीव चीज के संपर्क में आता है, जैसे आपके शरीर में चला गया, ठीक है, किसी पौधा में चला गया, किसी जीव में चला गया, तो जाते ही वह क्या हो जाता है, वहाँ सजीव हो जाता है। इसे सजीव और निर्जीव के बीच का कड़ी भी कहते हैं, ठीक है, सीमा रेखा भी कहते हैं। तो यह एक अपवाद है कोशिका को लेकर। ठीक है, आगे है कोशिका के प्रकार, कोशिका कितने कितने प्रकार के होते हैं, तो उसके बहुत सारा चीज है। अभी थोड़ा सा हम लोग इस चीज को देखते हैं। कोशिका के प्रकार का अगर आधार लीजिएगा तो देखिए, अगर संख्या लेंगे, क्या लेंगे, संख्या लेंगे तो उसका अलग आधार होगा, और विकास लेंगे तो उसका अलग आधार होगा। संख्या लीजिएगा तो दो तरह का हो जाएगा, जो कल आप पढ़े थे, एक कोशिकीय पढ़े थे, जिसका शरीर एक कोशिका का बना होता है, वह एक कोशिकीय। जब एक से अधिक बना होता है तो क्या कहते हैं, बहुकोशिकीय। विकास के आधार पे देखिएगा तो दो तरह का, एक जो सर्वप्रथम आया वह क्या था, अल्प विकसित था, लेस डेवलप था, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोकैरियोट बोलते हैं। उसके बाद जो डेवलपमेंट के बाद क्या कहते हैं, यूकैरियोट बोलते हैं। तो संख्या के आधार पे कितने तरह का हो गया, दो तरह का। विकास के आधार पे दो तरह का, क्योंकि दो तरह की चीज है, पौधा है और जंतु है, तो कोशिका भी वहाँ बढ़ जाता है। पौधा में पाए जाने वाले अलग कोशिका और जंतु में पाए जाने वाले अलग कोशिका। उसके कुछ कंपोनेंट में वेरिएशन होता है, ऑलमोस्ट जो होते हैं सेम होते हैं। ठीक है, जैसे प्रोटोप्लास्ट है, ये रसधानी है। क्लोरोफिल तो जंतु कोशिका में नहीं पाया जाएगा, प्लांट कोशिका में पाया जाएगा, तो कुछ अंतर है, समझ रहे हैं। रसधानी है जो जंतु कोशिका में कम, प्लांट कोशिका में अधिक पाया जाएगा, क्योंकि वहाँ उसका काम है, यहाँ नहीं है तो कम पाया जाता है। तो कुछ अंतर यहाँ होता है। तो देख लीजिए, रचना के आधार से कोशिका के कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं, जो कि विकास का ही आधार है। तो पहला क्या है, प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका से जो जीव बना होता है वह प्रोकैरियोट्स कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रोकैरियोट। और जो यूकैरियोटिक कोशिका से बना होता है उसे क्या कहते हैं, यूकैरियोट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, यूकैरियोट्स कहते हैं। ठीक ना, यह क्या होता है, अल्प विकसित होता है। ठीक है, यह क्या होता है, पूर्ण विकसित होता है। विकास के आधार पर, जैसे इसमें कोशिका झिल्ली नहीं पाया जाएगा, इसके अंदर मान लो माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, गोल्गी का है, उसका भी अगर झिल्ली है तो नहीं पाया जाएगा।
केंद्रक का जो झिल्ली है वह नहीं पाया जाएगा। दैट मीन्स जीने के लिए जितना आवश्यक चीज है वही पाया जाएगा। जैसे कोई इंसान है, अगर उसके पास कार होगा, बाइक होगा, तभी जी सकता है? नहीं। जीने के लिए क्या चाहिए इंसान को? रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, जो दो मूलभूत चीज है। कार को चाहिए नहीं कि कार नहीं मिलेगा तो मर जाएगा। तो उसी तरह से कोशिका के लिए जो मूलभूत चीज है वो इसमें पाया जाता है। एक बार इसके अंदर की चीज को देखते हैं। इस प्रकार की कोशिका है, प्रारंभिक कोशिका है, प्रिमिटिव सेल भी बोलते हैं, क्योंकि एट फर्स्ट इसका डेवलपमेंट हुआ और ये हमारे प्रकृति में आया। यह सरल संरचना वाली कोशिका होती है। इस प्रकार की कोशिका में स्पष्ट केंद्रक का क्या होता है? अभाव होता है। कभी कभी क्या होता है, चांद लोगों को आसमान में नहीं नजर आते हैं, फिर भी मान के लोग अपना रस्म कर लेते हैं। तो वही चीज है, केंद्रक होता है लेकिन स्पष्ट नहीं होता है। तुम देखोगे अभी तो नहीं दिखेगा, क्योंकि उसके अंदर मटेरियल होते हैं, झिल्ली वगैरह नहीं पाया जाता है। ठीक है, जीवाणु कोशिका इस प्रकार की कोशिका का सबसे अच्छा उदाहरण है। क्योंकि कल आप पढ़े थे मोनेरा पढ़े थे, तो मोनेरा में आप क्या पढ़े थे? उसमें क्या पाया जाता है? बैक्टीरिया पाया जाता है, साइनोबैक्टीरिया पाया जाता है और आर्कीबैक्टीरिया पाया जाता है। और वे सभी के सभी क्या थे? प्रोकैरियोट थे। क्या थे? प्रोकैरियोट थे। तो देख लीजिए सब उदाहरण को यहाँ जोड़ के देखिए। तो इसमें सबसे अच्छा उदाहरण किसका है? जीवाणु का। किसका है? जीवाणु का। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है इसका आकार जो है प्राय 1 माइक्रोन। ठीक है, ये जो म्यू है एक माइक्रोन है। एक माइक्रोन से कितना माइक्रोन होता है? 10 के मध्य में होता है, बीच में होता है। जिसमें पाए जाने वाला अनुवांशिक पदार्थ अर्थात DNA, ठीक है, द्वारा निर्मित गुणसूत्र कोशिका द्रव के विशेष क्षेत्र में मौजूद होते हैं। और इस विशेष क्षेत्र को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोआइड्स। ठीक है, न्यूक्लियोआइड्स बोलते हैं। ठीक है, देख लीजिए यहाँ भी। और केंद्रक झिल्ली की अनुपस्थिति के कारण केंद्रक में पाया जाने वाला पदार्थ जैसे DNA, ठीक है, क्या है? DNA, RNA, प्रोटीन आदि कोशिका द्रव के संपर्क में रहते हैं। अब झिल्ली रहेगा तब तो घिरा हुआ रहेगा ना, नहीं रहेगा तो द्रव जो उसके अंदर होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बताओ? केंद्रक द्रव बोलते हैं। तो उसमें पाया जाता है। तो कोशिका द्रव में राइबोसोम, ठीक है, क्या है? राइबोसोम के कण उपस्थित होते हैं, परंतु अन्य कोशिकांगों, अब देखिए कोशिका का जो अपना अंग होता है उसी को क्या कहते हैं? कोशिकांग कहते हैं। कोशिका को बनाने वाला अंग को कोशिकांग कहते हैं, जो कोशिका से भी क्या होता है? छोटा होता है। क्या होता है? छोटा होता है। जिसे बताए थे कि सबसे छोटा परमाणु है, परमाणु को बनाने वाला इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन उससे भी छोटा बताए थे। उसी तरह से कोशिका को बनाने वाला जो कोशिकांग है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, RNA, DNA, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सभी चीज जो है वह क्या है? कोशिका का भाग है। किसका भाग है? कोशिका का भाग है, जो कोशिका से भी क्या होता है? छोटा होता है। तो देख लीजिए अभाव होते हैं। प्रकाश संश्लेषित जीवाणु रहित लवक प्लाज्मा झिल्ली द्वारा निर्मित हरित लवक क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, निर्मित थैलीनुमा संरचना में मौजूद होता है। कहाँ होता है? थैलीनुमा संरचना में होता है। जबकि उसके लिए एक कंपोनेंट ही होते हैं, एक कोशिकांग ही होता है, लेकिन अल्प विकसित होने के कारण थोड़ा थोड़ा सा चीज है। अब मान लो कोई होटल है और उसमें भिखारी आ जाता है, तो लोग ऐसे ही उसको एक समोसा या एक लिट्टी दे देता है। ठीक है, अगर बहुत संस्कार वाला है होटल वाला तो भिखारी को बैठा के खिलाता है, लेकिन दे तो सामान्य तो ऐसे ही दे देता है। तो अल्प विकसित होने के कारण जो यूकेरियोट में होना चाहिए वह नहीं है। प्रोकैरियोट में उसके पदार्थ पाए जाते हैं, न कि उसका जो मूल संरचना है वह पाया जाता है। कहने का मतलब है कि सबों का जो अपना झिल्ली होता है वह नहीं होता है। जब हम लोग कोशिका देखेंगे चित्र के साथ तब यह समझ में आएगा। अब हम लोगों का टॉपिक क्या है? देख लीजिए क्या है? यूकेरियोटिक कोशिका, जो क्या होता है? पूर्ण विकसित होता है। क्या होता है? पूर्ण विकसित होता है। तो देख लीजिए वैसी कोशिकाएं जो पूर्ण रूप से विकसित हो क्या कहलाती है? यूकेरियोटिक कोशिका कहलाती है। इस प्रकार की कोशिका विषाणु, जीवाणु तथा नील हरित शैवाल को छोड़कर, इसको छोड़कर
दैट मीन्स ये सभी किससे बना है? प्रोकैरियोट से। किससे बना है? प्रोकैरियोट से। छोड़कर सभी पौधे और जंतु में पाई जाती है। यह संरचनात्मक आधार पर पूर्ण विकसित होती है। इनका आकार बड़ा होता है। इस प्रकार की कोशिकाओं में पूर्ण विकसित केंद्रक होता है। केंद्रक भी पूर्ण विकसित होता है, जो चारों ओर से दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ होता है, जिसको केंद्रक झिल्ली कहते हैं। कोशिका द्रव में झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं। अंतर देखिए, वहाँ सिर्फ पदार्थ पाया जाता था, यहाँ झिल्ली युक्त कोशिकांग है। जो चीज उसके अंदर है सब पैक किया हुआ होगा। क्या होगा? पैक किया हुआ होगा। और इसमें गुणसूत्र की संख्या एक से अधिक होती है। वहाँ पाया जाता था, लेकिन द्रव में। किसमें? द्रव में। यहाँ जो है पूर्ण विकसित होने के कारण यह चीज है। अब देखिए थोड़ा सा एक बार हम लोग सरसरी निगाह से इसका अंतर देख लेंगे एक साथ, ठीक है? कि इन दोनों के बीच जो अंतर है, उस अंतर को एक साथ हम लोग देखेंगे कि अंतर किस तरह का है। ठीक है, तो देख लीजिए अंतर किस तरह का है। ये आदिम है। आदिम समझते हैं ना? एक फर्स्ट, जो सबसे पहले आदिम जमाने के लोग। ठीक है। और ये क्या है? सुविकसित है, क्योंकि उसके बाद आया है। इसमें प्रारंभिक क्या है? अविकसित केंद्रक है। इसमें पूर्ण विकसित केंद्रक है। इसमें केंद्रक कला मेम्ब्रेन, जिसको झिल्ली कहते हो, अतः केंद्रिका अनुपस्थित होते हैं। इसमें दोनों चीज क्या होता है? उपस्थित होता है। इसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं होते हैं, और इसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं। जैसे देख लो क्या क्या चीज है, क्या नहीं है। गोल्जी बॉडी, इसको गोल्जी का कहते हैं। अच्छा, गोल्जी बॉडी का खोज कौन किए थे? गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी का खोज कौन किए थे? गोल्जी का कैमेलियो गोल्जी। उसके बाद देखो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, कल जो बताए थे। फिर लाइसोसोम है। उसके बाद देखिए क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया है। ये सब नहीं होते हैं, ये सब नहीं होते हैं, और इधर ये सब होते हैं, इसलिए तो वह विकसित है। समझ रहे बातों को? उसके अलावा भी बहुत सारा कुछ होता है उसमें। इसमें समसूत्री विभाजन क्या लिखा हुआ? समसूत्री कोशिका विभाजन नहीं होता है। इसमें समसूत्री कोशिका विभाजन होता है। उसके बाद देखिए क्या, इसमें श्वसन तंत्र प्लाज्मा झिल्ली में होता है। इसमें श्वसन तंत्र कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, श्वसन जो होता है ऊर्जा निर्माण के लिए, और इसमें प्रकाश संश्लेषण तंत्र आंतरिक झिल्लियों में होता है, तथा हरित लवक अनुपस्थित होता है। और इसमें कहाँ होता है? लवक होता है, और लवक में ही यह चीज होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए राइबोसोम कौन प्रकार का होता है? 70 प्रकार का। और इसमें क्या होता है? 80 प्रकार का। ये स्पोर्ट्समैन वर्ग होता है, जिन्होंने इनका खोज किया था। आगे देखिए क्या, इसमें कोशिका भित्ति पतली होती है, इसमें कोशिका भित्ति मोटी होती है। इसमें फ्लैजिला, जिसको मसाभिका कहते हैं। ठीक है, सूक्ष्म तंतु होते हैं। और इसमें क्या होता है? सूक्ष्म नलिका के रूप में होता है, जिसका संख्या 2 के रूप में पाया जाता है। एक जगह 9 होगा और दूसरे जगह 2 होगा। ठीक है, इसमें कोशिका द्रवी गति स्पष्ट नहीं होता है। जो उसमें अपना मोशन होता है वह नहीं दिखेगा, और इसमें वह गति जो है दिखेगा आपको। इसमें रिक्तिका अनुपस्थित होते हैं, इसमें रिक्तिका होता है। आगे देखिए क्या, इसमें लैंगिक जनन नहीं होता, और इसमें लैंगिक जनन होता है। और इसमें कोशिका विभाजन विखंडन अथवा मुकुलन के द्वारा होता है। यह कोशिका विभाजन का एक विधि है, और अलैंगिक जनन का प्रकार है। यहाँ देखिए किसके द्वारा होता है कोशिका विभाजन? समसूत्री के द्वारा और अर्धसूत्री के द्वारा। समसूत्री और अर्धसूत्री, यह विभाजन का 2 प्रकार है, समसूत्री और अर्धसूत्री। आगे जब पढ़ेंगे तब विस्तार से पढ़ेंगे। इसमें केवल एक गुणसूत्र पाए जाते हैं, और इसमें एक से अधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो ये 15 तरह का जो अंतर था लगातार दोनों के बीच में, आप लोग घर पे जाके एक बार 2 बार और नीचे से देखिए। क्वेश्चन हो सकता आए या नहीं भी आए। ठीक है, इसे बहुत कम आता है, लेकिन कभी कभी पूछ भी लेता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन कोशिकांग या कौन संरचना नहीं पाया जाता है, तब ये काम आएगा। आगे देखिए क्या है, कोशिका संरचना। किसी भी चीज को जब हम लोग बाह्य रूप से या आंतरिक रूप से पढ़ते हैं, तो सबसे पहले उसका क्या नजर आता है? संरचना। आप कैसे दिखते हो, या क्या है आपका संरचना? किसी का कान कैसा दिखता है, छोटा है, बड़ा है, मुड़ा हुआ है, वह क्या है? कान का अपना संरचना है।
तो उसी तरह से कोशिका का संरचना होता है कि कोशिका दिखता कैसे है, तो इस चीज को हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। तो कोशिका का निर्माण विभिन्न घटकों से होता है, उसी घटक को क्या कहते हैं? कोशिकांग कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिकांग कहते हैं। उसी कोशिकांग को इंग्लिश में ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। कोशिकांगों के कारण ही कोशिका एक जीवित संरचना है। क्या है? जीवित संरचना है, जो कि जीवन संबंधी सभी कार्य करने में सक्षम होता है। और जीवों के सभी प्रकार की कोशिकाओं में एक ही प्रकार की कोशिकांग पाए जाते हैं। अध्ययन की सुगमता की दृष्टि से कोशिका के 3 भागों में बांटा गया। जैसे आपका कोई फील्ड है, कोई भी फील्ड हो, जस्ट लाइक आप सुंदीप की बात कर ले, तो सबसे पहले फील्ड का बाउंड्री होगा। क्या? फिर फील्ड का अपना क्या मैदान है जिसपे क्रिकेट वगैरह होता है, और फील्ड का सेंटर है कि पूरा फील्ड का सेंटर है, यहाँ से फील्ड चारों तरफ कितना डिस्टेंस पे है। इसी तरह से इसका भी 3 चीज है। एक तो इसका बाउंड्री हो गया, इसको हम लोग क्या कहते हैं अलग अलग केस में बताइए? कोशिका झिल्ली कहते हैं, और कहीं कोशिका भित्ति कहते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा? मैदान की बात बताए थे तो कोशिका द्रव। और तीसरा क्या हो जाएगा? केंद्रक। 2 मिनट में इस चीज को हम आपको समझाते हैं। आप लोग पोखर तो जरूर देखे हैं। पोखर के बीच में वो खंभा रहता है सकवा का या किसी भी चीज का, चारों तरफ पोखर का क्या रहता है? पहाड़, जिसको घाट कहते हो। बीच में क्या रहता है पोखर में? जल, पानी। और पानी में क्या क्या होता है? जंगल होता है, जलीय जीव होता है, मेढक होता है, मछली होता है, सांप होता है। ये जो घाट हो गया, ये समझ लीजिए आपका बाउंड्री, इसको कोशिका झिल्ली कहेंगे या कोशिका भित्ति कहेंगे। ये जो खंभा है बीच में, इसको कहेंगे हम लोग केंद्रक। क्या कहेंगे? केंद्रक, जिसपे चिड़िया आके बैठी रहती है। ठीक है, कभी कभी इंसान का बच्चा भी बैठा रहता है, दोनों चीज है। और बीच में जो ये जल है, यह क्या हो जाएगा बताइए? कोशिका द्रव। क्या हो जाएगा? कोशिका द्रव। अब इसमें मछली, मेढक, सांप, उसके बाद जो जलीय अलग अलग जीव है और जो जलीय पौधे हैं, ये सभी हो जाएगा कोशिका द्रव का अंग हो जाएगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं? कोशिकीय द्रवीय अंग। ठीक है, इसी को हम लोग ऑर्गेनेल्स कहेंगे, जो अलग अलग चीज है। जैसे लाइसोसोम हो गया आपका, उसके बाद क्या हो गया? केंद्रक तो पड़े ही, केंद्रिका हो गया, केंद्रक की झिल्ली हो गई, रिक्तिका हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। इधर देखिए सेंट्रोसोम हो गया, कोशिका द्रव हो गया, खुरदरी या इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो 2 प्रकार का होता है, रफ और स्मूथ। राइबोसोम हो गया, गोल्जी उपकरण हो गए। जिस तरह से वहाँ मछली, मेढक, सांप, उसके बाद अन्य जलीय जीव पाए जाते हैं, पौधे पाए जाते हैं, उसी तरह से कोशिका का अपना अंग पाया जाता है, इसको कोशिकांग कहते हैं। तो इसी चीज को अगर एक साथ हम लोग पढ़ते हैं तो वही क्या कहलाता है? कोशिका का संरचना। अब इस सबका कार्य अलग अलग है, क्योंकि सबका कार्य अलग अलग है, इसलिए एक साथ मिलकर एक कोशिका एक जीव का या एक जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। ये तो एक कोशिका से बना अमीबा अपना जिंदगी जी लेता है, हर तरह का क्रिया करता है। कैसे करता है? इन्हीं कोशिकांगों के मदद से करता है। ठीक ना? तो देख लीजिए एक बार, हम लोग इस चीज को देख लेते हैं, पोजीशन देख लेते हैं। जैसे केंद्रक है, केंद्रक सामान्यतः कहाँ होगा? केंद्र में। कहाँ होगा? केंद्र में। बाउंड्री है तो यह आउटर मोस्ट पार्ट है, सबसे बाहर ही होगा, चारों तरफ से घेरा हुआ। अब बाकी जो चीज है इसके अंदर होगा। किसके अंदर? तो कोशिका द्रव के अंदर। किसके अंदर? कोशिका द्रव के अंदर। अब देखिए, कोशिका द्रव और केंद्रक एक साथ मिलके जो बनता है उसे कहते हैं जीव द्रव। क्या कहते हैं? जीव द्रव। प्रोटोप्लाज्म, वनली इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। जब साइटोप्लाज्म में तुम केंद्रक को जोड़ोगे तब बनेगा क्या? प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, जो जीवन का निर्वहन करता है। तो सबसे पहला लेयर जो है आपका क्या है? कोशिका झिल्ली। क्या है? कोशिका झिल्ली, जिसको बाउंड्री कहते हैं। क्या कहते हैं? बाउंड्री कहते हैं। ठीक है, देख लीजिए, प्लांट सेल अगर होगा तो इससे पहले क्या होगा बताओ? कोशिका झिल्ली से पहले क्या होगा? कोशिका भित्ति, इसको सेल वॉल कहते हैं। समझ रहे बात को? तो देख लीजिए, यह आपका आउटर मोस्ट सेल हो गया, तो 1 नंबर का हीरो है, इसको याद रखिए, सीधा याद रखिए इसको। समझे बातों को? उसके बाद आप आ जाइए 2 नंबर पे, जो आपका यहाँ लिखा हुआ है द्रव। देखिए कहाँ लिखा हुआ है? कोशिका द्रव। ये रहा कोशिका द्रव, ये हो गया 2 नंबर। क्या हो गया? 2 नंबर। अब 3 नंबर में देखिए आपका क्या है? केंद्रक। क्या है? केंद्रक।
बाकी जो आप देख रहे हैं सब इसी का पार्ट है। किसका पार्ट है? इसी का पार्ट है, जो रोमन में आप लिख सकते हो इस तरह से देखिए, क्योंकि इसी के अंदर है। वह क्या क्या है? तो लाइसोसोम है। अब लाइसोसोम का कल कार्य भी बताए थे कि कोशिका के अंदर जो अवशिष्ट पदार्थ है उसके डाइजेशन में काम आता है, लेकिन अधिक मात्रा में अगर एंजाइम स्रावित कर दिया तो उसको डाइजेस्ट किया ही किया, क्या किया? कोशिका को भी डाइजेस्ट कर दिया। कोई मालिक है, उसका कुत्ता है, सही है तो भौंकेगा, पगला गया दूसरे को काटेगा, क्या मालिक को चुमा लेगा? मालिकों को तो काटेगा, मालिक को भी काटेगा। तो वही काम है लाइसोसोम का। इसलिए इसे क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली। क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली। अब देख लीजिए केंद्रिका। केंद्रक के अंदर जो कंट्रोल करने वाला पार्ट है उसको क्या कहते हैं? केंद्रिका। क्या कहते हैं? केंद्रिका कहते हैं। और इसके अंदर जो द्रव होगा उसे क्या कहेंगे? केंद्रिका द्रव नहीं, केंद्रीय द्रव। ठीक है, ठीक है। अब देखिए क्या है? केंद्रिका झिल्ली। केंद्रक इस झिल्ली से घिरा हुआ रहता है, उसे क्या कहते हैं? केंद्रिका झिल्ली। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ रिक्तिका है, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया। ये देख लो माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्या क्या करता है हमारे शरीर में? ऊर्जा का निर्माण करता है। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? कोशिकीय शोषण होता है, एटीपी बनता है, जो हम लोग अपने दैनिक जीवन में एनर्जी के रूप में खर्च करते हैं। या गोल्जी उपकरण है, या पैकेजिंग का काम करता है। किसका काम करता है? कोशिका के बाहर किसी चीज को भेजना है, पैक करके भेजेगा। कोशिका के अंदर ले जाना है, केंद्र तक वह पैक करके भेजेगा, पैकेजिंग का काम करता है, स्टोरिंग का काम करता है। यह है, इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। या दो प्रकार का होता है। ठीक है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक होता है खुरदरा और एक होता है चिकना। जैसे इस तरह का इसका संरचना होता है। ठीक है। देख लीजिए इसी तरह का होता है। यह बाउंड्री से केंद्र तक फैला हुआ रहता है और एक चैनल का काम करता है। जैसे यहाँ की सूचना इसी से आएगा, इसी अगर इसके अंदर इसके ऊपर राइबोसोम का दाना दाना ना हो तब यह हो जाता है क्या? चिकना। लेकिन अगर दाना दाना हो तो अगर क्या हो गया? खुरदरा हो गया ना। तब इसे हम लोग क्या कहते हैं? खुरदरी। जो खुरदरी संरचना में जो देखते हो डॉट पाया जाता है, वही डॉट को हम लोग राइबोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? राइबोसोम कहते हैं। अगर अल्प विकसित है तो राइबोसोम अन्य कहीं पाया जाएगा। एक कोशिका के अंदर जो मूल कोशिकांग थे उस चीज को मैंने एक एक बार करके मेंशन किया है। आगे इस चीज के बारे में दिया गया है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे? देखेंगे। ये कौन सा कोशिका था? जंतु कोशिका। कौन सा कोशिका? जंतु कोशिका। अब देखिए आपका क्या है? पादप कोशिका। देख लो पादप कोशिका किस तरह का है और कितना जटिल शेप में है। ठीक है। अब पादप कोशिका में सबसे पहले क्या होगा? जल्दी बोलिए, अभी जस्ट बताए थे। सबसे पहले क्या होगा? कोशिका भित्ति। क्या होगा? कोशिका भित्ति। उसके बाद क्या होगा? कोशिका झिल्ली। और उसके बाद क्या होगा? कोशिका द्रव। क्या होगा? कोशिका द्रव। फिर जो है उसके अंदर अलग अलग कोशिकाएं पाए जाएंगे। देख लो इसमें क्या क्या है। ठीक है। देख लीजिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसको चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका बोलते हैं। उसके बाद देखिए हरित लवक, जिसको क्लोरोप्लास्ट कहते हो। न्यूक्लियस केंद्रक है, गोल्जी उपकरण, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, केंद्रक झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है। उसके बाद बाह्य केंद्रिका, बाहर में भी जो पाया जाता है। उसके बाद कोशिका भित्ति हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम, लवक, तीन तरह के लवक भी होते हैं। उसके बाद देखिए क्या है? कोशिका द्रव। तो पहले वाला जंतु कोशिका का और अभी जो आप देख रहे हो क्या है? पादप कोशिका का। दोनों का संरचना देखने से भी लग रहा है ना, अंतर लग रहा है, क्योंकि वह उससे जटिल होता है। तो देख लीजिए आगे देखिए क्या है, इसके बारे में दिया गया है। तो हम लोग इसके बारे में अभी पढ़ रहे हैं। देखिए क्या है? तो कोशिका द्रव और केंद्रक को एक साथ क्या कहते हैं? जीव द्रव या प्रोटोप्लाज्म। क्या कहते हैं? जीव द्रव या प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है। इस चीज के बारे में पहले भी बताए थे, देख लीजिए। सबसे पहला सुझाव दिया गया है कोशिका झिल्ली। क्योंकि क्या है? कोशिका झिल्ली। प्रत्येक कोशिका के सबसे बाहर चारों ओर एक बहुत पतली, मुलायम और लचीली झिल्ली होती है, जिसे कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है। यह फ्लेक्सिबल होता है,
कोई भी चीज को सिलेक्ट करता है, उसको लेना है तो लेगा, नहीं लेना है तो नहीं लेगा। जैसे आप मलहम लगाते हो सर दर्द में, तो अंदर जाता है, दर्द आराम हो जाता है। फिर तिलक लगाते हो तो क्या तिलक अंदर जाता है? नहीं जाता है, क्योंकि उसको पता है कि हमको क्या लेना है और क्या बाहर करना है। पसीना बाहर आता है, क्या खून कभी बाहर आता है पसीना के जैसे? नहीं। इसलिए उसे कहते हैं चयनात्मक, दैट मीन्स वह चयन करता है। चूंकि पोरस है, छिद्रयुक्त है, ठीक है, इसलिए उसे परमेबल बोलते हैं। इसे बोलते हैं, यह हो गया इसका अपना अपना गुण, ठीक है। मुलायम होता है, लचीली होता है, और कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली बोलते हैं इसे, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। यह झिल्ली जीवित, ठीक है, और अर्धपारेगम होती है, क्योंकि इस झिल्ली द्वारा कुछ ही पदार्थ अंदर और बाहर आ जा सकते हैं, वही इसकी अनुमति नहीं है तो नहीं हो सकता। तो जो मेन फैक्ट्स है हम आपको बताते जाएंगे। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से जब आप देखिएगा इसको, तो यह दोहरी झिल्ली के रूप में दिखाई देगा, और इसके बीच में अनेक छिद्र उपस्थित रहते हैं, दैट मींस दिखते हैं, ठीक है। कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। इसमें दो परत प्रोटीन होती है, PLP बोलते हैं इसे, प्रोटीन लिपिड प्रोटीन। बाहर में प्रोटीन, अंदर में प्रोटीन, और बीच में लिपिड भरा होता है, फैट्स, ऑयली, ठीक है, और इसके बीच में लिपिड होता है। कोशिका झिल्ली एक सीमित झिल्ली का कार्य करती है, कोशिका का एक निश्चित आकार बनाए रखता है। आकृति जो देखते हो, आकार जो देखते हो, किसके वजह से होता है? कोशिका झिल्ली की वजह से। किसकी वजह से? कभी कभी जो है आपसे एग्जाम में इसका कार्य भी पूछ सकता है, इस चीज को ध्यान में दीजिएगा। उसके बाद साथ ही कोशिका को आंतरिक सहारा देता है, इंटरनल सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट जिसको कहते हो, सहारा देना। फिर भिन्न प्रकार के अणुओं को बाहर निकलने और अंदर ले जाने में नियंत्रण करता है, और जंतु कोशिका में सिलिया, फ्लैजिला और माइक्रोविलाई इत्यादि के निर्माण में सहायक होता है। आप लोग पैरामीशियम का नाम सुने हैं? पैरामीशियम इस शब्द का होता है चप्पल का, उसके शरीर के चारों तरफ क्या पाया जाता है? आप लोग को पता है, सिलिया पाया जाता है, जो भोजन को कनेक्ट कर लेने में और मूवमेंट में। उसके बाद यूग्लिना कल बताए थे, उसमें बताए थे कि एक फ्लैजिला पाया जाता है। जब छोटी आंख पढ़ाए होंगे या पढ़ाएंगे, तब उसके अंदर में एब्जॉर्प्शन के लिए, अवशोषण के लिए इस तरह का क्या पाया जाता है? उंगली नुमा संरचना, जिसे रसायनपुर या माइक्रोविलाई बोलते हैं। समझ रहे बातों को? तो देख लीजिए, 3 तरह का चीज है जो अभी आपको हम बताए। कोशिका भित्ति क्या है? कोशिका भित्ति। तो हमको जी सबको चीज को अच्छे से देखते चलेंगे। जो काम है, काम याद रखिएगा अच्छे से। काम एक ही मिस नहीं होना चाहिए। काम ये पूछेगा क्या क्या पाया जाता है, किस तरह का संरचना किसमें पाया जाता है, किस तरह के कार्य होते हैं। तो एक बात बताइए, कोशिका झिल्ली क्या करता है? बताइए। आकृति प्रदान करता है, आंतरिक सहारा देता है, चीजों को अंदर बाहर जाने में नियंत्रण करता है। और क्या क्या करता है? माइक्रोविलाई, फ्लैजिला और सिलिया के निर्माण में भी मदद करता है। अब हम लोगों का क्या? कोशिका भित्ति। क्या है? कोशिका भित्ति। तो पादप कोशिका में जो बाह्य लेयर होता है वह कोशिका भित्ति का बना होता है। या मोटे और खड़े होते हैं, क्योंकि बारिश होती है तो हम लोग भाग के अंदर आ जाते हैं घर में। क्या होता है? वृक्ष भी भाग के आ जाता है, पौधा भी आ जाता है। नहीं, तो चूंकि इन्वायरमेंट में रह के उसके सभी फैक्टर को सहन करता है, इसलिए कड़ा होना जरूरी है। छाल जो बनता है वृक्ष का सबसे बाहर वाला, वो किसका बना होता है? कोशिका भित्ति का बना होता है। हर कोशिका में पाया जाता है। और इसकी आवरण को क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति मुख्यतः सेल्यूलोज का बना होता है या पारगम्य होती है। अर्धपारगम्य, पारगम्य होता है। सेल्यूलोज एक जटिल पदार्थ है जो पादप कोशिकाओं को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करती है। इसी कारण कोशिका भित्ति क्या होती है? कड़ी और निर्जीव होती है। कड़ी और निर्जीव होती है, वहाँ वह सजीव होता है। पारगम यार के पारगम क्या? पारगम जिससे कोई चीज आर पार जा सके, वो अर्ध पारगम था। अर्ध पारगम मतलब अपने अकॉर्डिंग कोई चीज को जाने देगा, थोड़ा थोड़ा, ये पूरा जाने देगा। यही वजह है कि आप देखिए होइएगा आम के पौधा में, उसके बाद सिम्मर में, कनेर में चूते रहता है। उत्सर्जन में देखते हैं अवशिष्ट पदार्थ जो निकलता है क्या? और आप अपने शरीर में ऐसा कहीं देखे हैं? तो यही है पारगम और अर्धपारगम। ठीक है, अब देखिए क्या है इसमें विभिन्न प्रकार के क्या है?
संतुलन मौजूद होते हैं तथा यह अधपारगम नहीं होते हैं। यह पादप कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करता है और यह पादप कोशिका को सुरक्षा तथा यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। यह कोशिका झिल्ली की रक्षा करती है तथा कोशिका को सूखने से बचाती है। तो देख लीजिए ये सब इसका फीचर्स है, इसका क्या है गुण है। अब आपका कोशिका द्रव क्या है, कोशिका द्रव है। ये सब चीज के बारे में पहले बता चुके हैं इंट्रोडक्शन में, क्योंकि लिखा हुआ है इसलिए आपको क्या करते हैं फास्ट में बताते जा रहे हैं और इम्पोर्टेंट चीज को दोहरा दिया जा रहा है। अब क्या है कोशिका द्रव। आपको पता है कि कोशिका के अंदर जो द्रव आउटर मोस्ट बाउंड्री और सेंटर दैट मींस न्यूक्लियस के बीच का जो द्रव होता है उसे क्या कहते हैं, कोशिका द्रव कहते हैं। ठीक है, और कोशिका द्रव और केंद्रक को एक साथ क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। जो कोशिका भित्ति और केंद्रक के बीच होता है उसे कोशिका द्रव कहते हैं। इसमें अनेक प्रकार के कार्बनिक खनिज लवण जल कार्बनिक है। कार्बनिक में देख लो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा ये सभी कहाँ होते हैं, सेल में ही तो होते हैं। और जो निर्जीव पदार्थ है कोशिका द्रव एक बहुत गाढ़ा, ठीक है, पारभासी और चिपचिपा पदार्थ है। इसमें अनेक प्रकार की रचनाएं उपस्थित होते हैं जो अलग अलग कार्य करते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, कोशिकाएं कहते हैं। कई बार डिस्कशन किया जा चुका है, जिसे सेल ऑर्गेन बोलते हैं। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में कोशिकांग झिल्ली युक्त होते हैं, दैट मींस पैकिंग होता है, जबकि प्रोकैरियोट में ऐसा नहीं होता है, झिल्ली युक्त नहीं होते हैं। कोशिका द्रव में निम्नलिखित कोशिकांग पाए जाते हैं। सरसरी निगाह से इन सब चीजों को एक बार देख लीजिए, क्योंकि चित्र में आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया जा चुका है। ठीक है, ठीक ना, जो विभिन्न कार्य की उपापचयी क्रियाओं को दक्षता पूर्वक संपन्न करता है। कोशिका के अंदर ही जो सब कुछ होता है और वह कोशिका कोई जीव का निर्माण करता है, एक ही रहता है और हर तरह के क्रिया करते हैं। आप मनुष्य होके सबसे जटिल प्राणी होके वही काम करते हैं जो एक अमीबा करता है। तो सोच लीजिए कि कोशिका अपने आप में कितना बड़ा चीज है। तो देख लीजिए सबसे पहला जो है उसका क्या है, अंतःप्रद्रव्य जालिका, जिसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। या दो प्रकार का होता है, अभी चित्र के साथ बताए थे। एक बताए थे आपको स्मूथ होता है और एक बताए थे रफ होता है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और RER, तो रफ हो गया और स्मूथ हो गया। जो स्मूथ है उस पे RNA नहीं पाया जाएगा, जो रफ है उसी के ऊपर जो है राइबोसोम पाया जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए जंतु एवं पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव में अत्यंत सूक्ष्म, शाखित, झिल्लीदार और नियमित नलिकाओं का घना जाल होता है और इस जालिका को क्या कहते हैं, अंतःप्रद्रव्य जालिका कहते हैं। यह लाइपोप्रोटीन की बनी होती है और कोशिकाओं में समानांतर नलिकाओं के रूप में फैली रहती है, डैश समानांतर। ठीक है, कोशिकाओं में इसका विस्तार कभी कभी केंद्र की बाह्य झिल्ली से प्लाज्मा झिल्ली तक, प्लाज्मा झिल्ली बोले तो कोशिका झिल्ली, ठीक है, होता है। अतः अंतःप्रद्रव्य जालिका दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। अभी देखो यहाँ एक है चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका जिसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, SER, जो इधर लिखा हुआ है देख सकते हैं आप। और दूसरा रफ, R फॉर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस प्रकार की अंतःप्रद्रव्य जालिका झिल्ली चिकनी होती है और इसकी सतह पर राइबोसोम नहीं पाया जाता है। ये लिपिड स्राव के लिए उत्तरदायी होते हैं, दैट मींस लिपिड का स्राव करता है। ठीक है, जो क्या करता है, चिकना बनाता है आपकी कोशिका को और लोग भी कैसा दिखते हैं, ग्लोरी दिखता है। अब देख लीजिए खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका। ठीक है, इस प्रकार की अंतःप्रद्रव्य जालिका बाहरी झिल्ली के ऊपर छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। उसी कण को क्या कहते हैं, राइबोसोम, या प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है। क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है। आप बाह्य रूप से अपने शरीर को आकर्षक बनाते हो, उससे बेटर है कि आप अपने शरीर को आंतरिक रूप से फिट रखें, हर मैकेनिज्म को प्रॉपर होने दें। आप वैसे ही स्मार्ट दिखेंगे, क्योंकि सेल ही हर चीज करता है। सेल नहीं करता तो कचरा जमा होता है, तो धीरे धीरे आप भी कचरा ही दिखने लगते हैं। तो यही चीज है, तो अंदर से फिट रहना जरूरी है। उसके लिए तो कंट्रोल चाहिए, जो सबकी बस की बात नहीं है। इसलिए तो इतना सारा कॉस्मेटिक मेडिसिन वगैरह अब लॉन्च हो गया है।
अंतःप्रद्रवी जालिका अंतः कोशिकीय परिवहन का निर्माण करता है। तो बताए थे एक चैनल का काम करता है केंद्र से लेके कोशिका झिल्ली तक। और चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका वसा और कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में भाग लेती है। अब होता क्या है, आपके शरीर में क्या जमा हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल और वसा। तो धीरे धीरे आप मोटा दिखने लगते हैं, नहीं दिखने लगते हैं। तो वर्क कीजिएगा तो कम होगा, तो आप फिट दिखिएगा। तो देख लीजिए सब कहाँ से होता है, कोशिका से। अब अंतःप्रद्रवी जालिका ERE प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है, प्रोटीन बनाने का काम करता है। तो अंतःप्रद्रवी जालिका केंद्र से कोशिका द्रव में अनुवांशिक पदार्थों को जाने का पथ बनाती है। और यह कोशिका द्रव को क्या करता है, सहारा प्रदान करता है। यह कोशिका विभाजन के समय कोशिका प्लेट और केंद्रक झिल्ली के निर्माण में भाग लेते हैं। जब कोशिका विभाजन होता है तब कोशिका प्लेट बनाने में और केंद्रक झिल्ली बनाने में, ठीक है। और इसी कारण ही कोशिका का सतही क्षेत्र काफी क्या होता है, बढ़ जाता है। तो क्वेश्चन आएगा कि क्षेत्रफल बनाने में किसका योगदान है, तो क्या बोलिएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। अब है आपका क्या, राइबोसोम, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेल्स है। राइबोसोम प्रोटीन बनाने का कार्य करता है। इसका खोज कौन किए थे, पेलेड। कौन किए थे, पेलेड, ठीक है। कौन किए थे, पेलेड, ठीक है। कब किए थे, 1955। ऐसे कण है जो केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही दिखाई देते हैं, दैट मींस, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के समान सूक्ष्म है, देख लीजिए। और ये अंतःप्रद्रवी जालिका में कहाँ पाया जाता है, बताए थे RER में पाया जाता है। उसके ऊपर दाने दाने के रूप में पाया जाता है, और फिर अकेले रहते हैं या गुच्छों में रहते हैं, या तो एक एक करके होगा, एक साथ रह सकते हैं अनेक संख्या में। ये राइबोसोम गुच्छों में मिले होते हैं, उसे क्या कहते हैं, पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम बोलते हैं, ठीक है। ये रचनाएं प्रोटीन और RNA की बनी होती है। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है। आगे देखिए क्या है, गोल्जी उपकरण या गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इसकी खोज कौन किए थे, कैमिलियो गोल्जी। इसलिए उन्हीं के सम्मान में इसे गोल्जी उपकरण या गोल्जी बॉडी बोलते हैं, ठीक है। कब किए थे, 1898 में। और साधारण सूक्ष्मदर्शी से देखने पर यह मुड़ी हुई छड़ या गुच्छों के समान प्रतीत होती है। पादप कोशिका में ये कोशिका द्रव में मुड़ी हुई छड़ के समान रचना बनाकर बिखरे रहती है। इसे क्या कहते हैं, डिक्टियोसोम कहते हैं। देख लीजिए, प्लांट में किसी चीज का नाम अलग हो जाता है, क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। अगर क्वेश्चन है कि प्लांट पादप कोशिका में गोल्जी उपकरण किस नाम से जाना जाता है, तो क्या बोलना है, डिक्टियोसोम। इतना डीप में नहीं जाता है, मेडिकल में जाता है, पैरा मेडिकल में जाता है। नॉर्मली किसी भी एग्जाम में इतना डीप में नहीं जाता। हो सकता है कि ऑनर्स में पूछ सकता है या 11th-12th के एग्जाम में पूछ सकता है, लेकिन जनरल कंपटीशन के कोई भी एग्जाम में इतना डीप नहीं जाएगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखने से ये चारों तरह से क्या दिखेगा, झिल्ली से घिरा हुआ समानांतर नलिकाओं की चपटी कुंडली दिखेगा, जिसको हम लोग क्या करते हैं, बताइए, सिस्टर्नी बोलते हैं। इस समूह में होते हैं। कुंडलिकाओं के सिरे पर छोटी छोटी पुटिकाएं स्थित होती है। इसके अतिरिक्त नीचे की तरफ बड़ी बड़ी रिक्तिकाएं होती है, इसे क्या कहते हैं, वैक्यूल्स। और क्या है, गोल्जी का कि झिल्लियों का संपर्क अंतःप्रद्रवी जालिका, देख लीजिए, कि झिल्लियों से रहता है। और गोल्जी कुछ यूकेरियोटिक कोशिका, स्तनधारी की लाल रुधिर कोशिका, कोई भी स्तनधारी मेमेलिया वर्ग का जितना जीव है उसके क्या लिखा हुआ, RBC, जो रेड ब्लड सेल है, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, जीवाणु नील हरित शैवाल में नहीं पाए जाते हैं। क्वेश्चन अगर आ गया कि गोल्जी उपकरण निम्नलिखित में से किस में नहीं पाया जाता है, ये किसी में नहीं है, इनमें से सभी, तो देख लो अच्छे से, किसमें पाया जाता है, किसमें नहीं पाया जाता है। यूकेरियोटिक
कोशिका, स्तनधारी का क्या आरबीसी, उसके बाद जीवाणु और उसके बाद नीलहरित शैवाल में नहीं पाए जाते हैं। कुछ यूकेरियोटिक है, सबका नाम मत ले लेना। और यह कोशिका का मुख्य श्रवण अंग है। कोशिका का मुख्य श्रवण अंग है, मतलब जो भी कोशिका के अंदर सेक्रेशन होगा उसमें 80 से 90% पार्ट किसका होगा? गोल्गी कॉम्प्लेक्स का। किसका होगा? गोल्गी कॉम्प्लेक्स है। लाइसोसोम और पेप्सिसोम के निर्माण में मदद करता है। यही मदद करने के बाद नव स्राव होता है, तो उसके अंदर के जो अवशिष्ट पदार्थ है उसके डाइजेशन में क्या होता है? मदद करता है। पादप कोशिका विभाजन के समय या कोशिका प्लेट बनाने में मदद करता है। किसको बनाने में मदद करता है? कोशिका प्लेट को बनाने में मदद करता है। अब देखिए आपका अगला टॉपिक क्या है? लाइसोसोम। क्या है? लाइसोसोम है। लाइसोसोम के बारे में आप लोग पहले से जानते हैं, इसे आप मध्या का थैली कहते हैं। तो क्वेश्चन भी यही आता है कि आप मध्या की थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को। लाइसोसोम को क्या कहते हैं? तो आप मध्या की थैली। तो देख लीजिए, तो इसकी खोज किसने किया था? क्रिश्चियन डी ड्यूवेल ने। किसने किया था? क्रिश्चियन डी ड्यूवेल ने। ठीक है, यह बहुत ही सूक्ष्म कोशिकाएं हैं जो छोटी छोटी कोशिकाओं के रूप में पाए जाते हैं। इसके चारों तरफ एक पतली झिल्ली होती है। इसका आकार बहुत छोटा और थैली जैसा होता है। ठीक है, इसमें एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं? एंजाइम क्या करता है? हमारे शरीर में भोजन को पचाने का काम करता है। कोशिका में भी यह क्या करता है? पचाने का ही काम करता है। जिसमें जीव द्रव को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है। और जीव द्रव क्या होता है? आपका पूरा क्या हो गया? कोशिका द्रव प्लस केंद्रक, और उसको नष्ट करने की क्षमता होता है। इसका मतलब सेल को खत्म करने का क्षमता होता है। सिंपल सी बात है, इसलिए इसे आप मध्या की थैली कहते हैं। कोशिकीय उपापचय में व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और इसमें मौजूद एंजाइम अपनी ही कोशिका को क्या करता है? पाचित कर देते हैं और इसके परिणाम स्वरूप कोशिका की मृत्यु हो जाती है। इसे इसलिए क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली या सुसाइड वेग बोलते हैं। देख लीजिए कारण क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है। यह कोशिका में प्रवेश करने वाले बड़े कणों और बाह्य पदार्थों का पाचन करता है और यह अंतर कोशिका पदार्थों और अंगों के टूटे फूटे भागों को पाचित कर कोशिका को साफ रखता है। ठीक है, और यह जीवाणु और विषाणु से रक्षा करता है। क्यों? क्योंकि अगर आ गया आपकी कोशिका में उसको भी साफ कर देगा, तो आप उससे क्या होइएगा? बच जाइएगा। तो देख लीजिए, आगे है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको आप लोग क्या कर सकते हैं? जनरेटर बोल सकते हैं। तो देख लीजिए, पावर हाउस ऊर्जा गिरी। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था? बताइए। रिचर्ड, क्या नाम था उनका? रिचर्ड अल्टमान। नाम सबका अलग अलग नहीं है, एक ही है। वहाँ अल्टमैन दे दिया, पहले अल्टमान पर भूल गए। नाम कौन रखे थे? नाम कौन रखे थे इनका? गेंडा। तुम लोग पूरे गेंडा कुछ ने पढ़ जाते हो, घर शकल लेके आ जाते हो। या कोशिका द्रव में पाए जाने वाली बहुत महत्वपूर्ण रचना है जो कोशिका द्रव में बिखरी रहती है। और अल्टमैन ने इसे क्या कहा था? बायोब्लास्ट। क्या कहा था? बायोब्लास्ट। तथा बेंडा ने इसे क्या कहा था? माइटोकॉन्ड्रिया। इसका आकार और आकृति क्या होता है? परिवर्तनशील होता है। परिवर्तनशील होता है। और किसका परिवर्तनशील होता है? अमीबा का। किसका? अमीबा का। उसके बाद WBC का। यह कोशिका द्रव में, ठीक है, कणों में, सूत्रों में, जो फिलामेंट है, क्षणों में और गोलकों, ठीक है, देखिए के रूप में बिखरा रहता है। प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया एक बाहरी झिल्ली और एक अंतर झिल्ली से घिरा हुआ होता है। क्या होता है? घिरा हुआ होता है। और इसके बीच में एक तरल युक्त गुहा होती है जिसको माइटोकॉन्ड्रियल गुहा कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली से अनेक प्रवर्ध
निकलकर माइटोकॉन्ड्रिया को आप मैट्रिक्स में लटके रहते हैं, जिसको क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। आप लोग कैप्सूल देखे हैं? कैप्सूल देखे हो? अंदर बहुत कुछ होता है। अब देखिए इस तरह का संरचना इसके अंदर रहेगा। इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं। यही क्रिस्टी एटीपी का निर्माण करता है। क्रिस्टी की सतह पर F1 कण और ऑक्सीसोम पाए जाते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा उत्पन्न करने के कारण कोशिका का क्या करते हैं? ऊर्जा गिरी करते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। इसे कोशिका का ऊर्जा गिरी इसलिए कहते हैं क्योंकि 36 एटीपी अणु जो एक ग्लूकोज अणु के टूटने से बनते हैं, उसमें 34 एटीपी क्रेब्स चक्र के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया में ही बनता है। दो जो है एटीपी नहीं, दो और बनता है, इससे पहले बताए थे। वो एनटीपीए के द्वारा बनता है। 34 कहाँ बनता है? माइटोकॉन्ड्रिया 36 में से 34 कहाँ बनता? माइटोकॉन्ड्रिया में ही बनता। तो सबसे अधिक कौन बना रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया बना रहा है ना। एनडीपीए होता है, ठीक है। तो क्रेब्स चक्र होता है, उसके दौरान बनता है। देख लीजिए, इसलिए इसे कहते हैं अवयव लवक, इसे प्लास्टिड कहा जाता है। यही आप पढ़ते हैं हरित लवक, वर्णी लवक, अवर्णी लवक, ठीक है। यह केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, ठीक है। और कोशिका द्रव में चारों ओर बिखरे रहते हैं। ये आकार में मुख्यतः अंडाकार, गोलाकार और कस्तरीनुमा होता है। इसके अलावा ये भिन्न भिन्न आकार के जैसे तारानुमा, फीतानुमा, कुंडलाकार इत्यादि के भी आकार में होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं जो अभी हम लोग बताए थे। देख लीजिए कौन कौन सा है। अवर्णी लवक, जिसको ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। वर्ण मतलब रंग होता है। क्या होता है? रंग होता है। यह पौधे के उन भागों की कोशिकाओं में पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश से वंचित रहते हैं, जैसे जड़ कहाँ होता है? जमीन के अंदर होता है ना। अब प्रकाश क्या करेगा? जमीन को छेदते हुए जड़ तक पहुंचेगा, वो तो ऊपर ही रहेगा ना। देख लीजिए, तो जड़ हो गया। भूमिगत तनों में बहुत सारा ऐसा पौधा है जिसका तना भूमि के अंदर चला जाता है, ठीक है। तो भूमिगत तना में यह स्टार्च कणिकाओं एवं, ठीक है, तेल बिंदु को बनाने वाले और संग्रहित करने हेतु उत्तरदायी होते हैं, स्टोर करने में, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है? वर्णी लवक, जिसके वजह से कोई भी आप कार्य देखते हैं, कोई भी पौधा रंग बिरंगा दिखता है, उसका फूल, फल, तो यही वजह है। इसकी वजह से ब्रोमोप्लास्ट की वजह से, वर्णी लवक की वजह से, ठीक है। तो देख लीजिए, ये प्राय लाल, पीले, नारंगी रंग के होते हैं। ये पौधे के रंगीन भाग जैसे पुष्प, ठीक है, फलाभित्ति, बीज आदि में पाए जाते हैं। अब हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट, ये पौधे के हरित लवक बहुत ही महत्वपूर्ण कोशिका संरचना है, क्योंकि इसी में मौजूद वर्णक, जिसको क्लोरोफिल कहते हो, की सहायता से क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण होता है, जिससे पूरा पादप जगत क्या करता है? अपना भोजन बनाता है और भोजन का उत्पादन करता है, जिससे हम लोग को भी मिलता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? कोशिका का रसोई घर कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका का रसोई घर। हरित लवक में वर्ण हरित के अलावा क्या लिखा हुआ? केरोटीन। क्या पाया जाता है? केरोटीन पाया जाता है। उसके बाद जेंटोफिल नामक वर्णक भी पाए जाते हैं। पत्तियों का रंग पीला होने के कारण उसमें केरोटीन का निर्माण होना है, ठीक है, केरोटीन। और उसके बाद देख लीजिए, वर्ण हरित में मैग्नीशियम भी पाया जाता है। 10 क्लास में आप लोग बहुत पढ़े होंगे। पत्ती में कौन सा धातु होता है? कौन सा धातु होता है? क्या? क्लोरोप्लास्ट में तो कौन सा होता है? मैग्नीशियम धातु उपस्थित होते हैं। अब है क्या? राजधानी। क्या है? राजधानी है। राजधानी देख लेते हैं एक बार। तो कोशिका की राजधानी चारों ओर से घिरे और पार्क में झिल्ली से आता है, जिसे क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? यह राजधानी जिस बाह्य झिल्ली से घिरा हुआ रहता है चारों ओर से, उसी झिल्ली को क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट कहते हैं। राजधानियां छोटी अथवा बड़ी हो सकती है। राजधानियों के अंदर ठोस
और तरल पदार्थ, ठोस और तरल पदार्थ। ठीक है, बड़ा रह सकता है जंतु कोशिका में राजधानियां छोटी होती है, जबकि पादप कोशिका में बड़ी होती है और अधिक संख्या में होती है, क्योंकि जंतु कोशिका में इसका अधिक कार्य नहीं है। पादप कोशिकाओं की राजधानियों में कोशिका रस, ठीक है, सेल से भरा रहता है जो कि निर्जीव पदार्थ होता है, और जंतु कोशिका की राजधानियां जल संतुलन का कार्य करती है। पादप कोशिका में यह क्या करता है, स्फीति तथा कठोरता प्रदान करती है, और कुछ एक कोशिकीय जीवों में विशिष्ट रासायनिक कुछ अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में सहायक होता है। तो यह किसका था, राजधानी का काम था। ठीक है, ठीक है, तो आप लोग बोल रहे हैं इसलिए आज यहाँ रखते हैं। आप लोग पढ़ के आया कीजिए।